तो बेटा लास्ट क्लास में आपने हाइड्रोजन की सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज डिस्कस की थी विद ग्रुप 1A एलिमेंट्स। अब आज की क्लास में हम आगे एक स्टेप लेते हैं और ग्रुप 4 से हाइड्रोजन की सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी को जरा डिस्कस करते हैं कि ग्रुप 4 से हाइड्रोजन की सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी क्या है। ठीक है, अच्छा जी। तो ग्रुप 4A और इससे सबसे पहले हम देख लेते हैं जस्टिफिकेशंस कि हाइड्रोजन को ग्रुप 4A में रखना चाहिए। इस बात की क्या वजाहतें हैं हमारे पास, मतलब क्या वजूहात है कि हाइड्रोजन को ग्रुप 4 में प्लेस कर दिया जाए। जैसे आपने लास्ट वीक देखा होगा, मतलब लास्ट क्लास में देखा होगा कि ग्रुप 1A से क्या सिमिलैरिटीज हैं और उससे क्या डिसिमिलैरिटीज हैं, क्या वजह है कि हम हाइड्रोजन को ग्रुप 1A में रख सकते हैं। पहले हमने ये देखा था, फिर हमने ये देखा था कि क्या वजह है कि जिनकी वजह से हम हाइड्रोजन को ग्रुप 1A में रखते नहीं है। सही है, तो ये हमने दो चीजें पढ़ ली थी। अब इसी तरीके से यही काम, यही सिलसिला हमने करना है ग्रुप 4A के लिए। तो ग्रुप 4A के लिए सबसे पहली जो जस्टिफिकेशन है तो वो ये है कि हाफ फिल्ड शेल ऑफ हाइड्रोजन एंड ग्रुप 4A एलिमेंट्स। हाफ फिल शेल होता है हाइड्रोजन का और ग्रुप 4A एलिमेंट्स का। अच्छा, ये हाफ फिल वाला क्या कॉन्सेप्ट है? देखो, हाफ फिल वाला कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से है कि हम ये कहते हैं कि एलिमेंट जो है वो सर, अगर एलिमेंट दो तरह से स्टेबल हो सकता है। या तो सर एलिमेंट का ड्यूबलेट कंप्लीट हो जाए, ठीक है, या तो सर एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। फर्स्ट ईयर के चैप्टर 4 में भी ये आपने कॉसल रूल, ऑक्टेट रूल वगैरह पढ़ा था। तो या तो एलिमेंट का सर ड्यूबलेट कंप्लीट हो जाए या फिर ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। अच्छा सर, ये ड्यूबलेट और ऑक्टेट क्या है? देखो, ड्यूबलेट का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, यानी कि आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। ट्यूबलेट का मतलब ये होता है। ऑक्टेट का मतलब क्या होता है? 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। ये दो कंडीशंस हैं जिस पर एलिमेंट स्टेबल होता है। ठीक है, यानी कि सर क्या किसी भी एलिमेंट के अगर आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो वो स्टेबल है, या किसी भी एलिमेंट की आखिरी शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल है? नहीं बेटा, ये किसी भी वाली केस नहीं है। जैसे 118 एलिमेंट है ना, तो 118 में से जो शुरू के 5 एलिमेंट्स हैं उनकी कोशिश होती है कि वो अपने आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन करें। कौन कौन से हैं ये शुरू के 5 एलिमेंट्स? हाइड्रोजन है। अच्छा, हीलियम में तो 2 होते ही हैं, तो हीलियम को अभी कंसिडरेशन से बाहर रखते हैं, लेकिन ये शुरू के 5 में आता है इसलिए मैंने लिख दिया। लिथियम है, बेरिलियम है और बोरॉन है। ये 5 एलिमेंट्स हैं जो अपने आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रखना चाहते हैं, यानी कि इनके आखिरी शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएं तो ये स्टेबल हो जाते हैं। इनके अलावा बाकी जो 113 एलिमेंट्स हैं उन सबके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ही वो स्टेबल होंगे, वरना वो स्टेबल नहीं होंगे, इतना याद रखना। अब ये जो हाफ फिल शेल वाली कहानी है, क्या है? ये है कि देखो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। अच्छा, इसके पहले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और इसके पहले शेल को पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, जरा मुझे बताइएगा। एक इलेक्ट्रॉन की कमी है सर। अगर 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के आखिरी शेल में आ जाए तो सर वो स्टेबल हो सकता है। ठीक है ना, ठीक हो गया। अच्छा, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं ग्रुप 4 से, कार्बन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 6। इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 4 होते हैं। अब बताओ जरा, इसके शेल को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? कितने चाहिए? 4 चाहिए। यहां 2 चाहिए सर टोटल, और यहां 8 चाहिए सर टोटल। अब जरा देखो, स्टेबल होने के लिए 2 में से यहां कितने मौजूद हैं? 1 मौजूद है, 1 की कमी है, यानी आधी आधी वैल्यू मौजूद है और आधी की कमी है। और ये देखो, स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4 मजीद चाहिए ना। स्टेबल होने के लिए टोटल इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए? 8।
8 में से मौजूद कितने, 4, कमी कितने की है, 4 की, यानी कि स्टेबल में से आधे मौजूद हैं और आधे चाहिए। यहां देखो स्टेबल में से आधे मौजूद हैं और आधे चाहिए। बात समझ में आई? जी सर। ठीक है, पहला पॉइंट ये था, आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं भाई। तो दूसरा पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट ये हो गया। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है कि हाइड्रोजन एंड ग्रुप 4 एलिमेंट्स, ग्रुप 4 के एलिमेंट्स जो हैं वो 99.99% तक कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, दूसरी सिमिलैरिटी ये आ गई कि 99% ऑर्गेनिक कोवेलेंट कंपाउंड होता है हाइड्रोजन का भी और साथ में ग्रुप 4 के बाकी एलिमेंट्स का भी। अब तीसरा देखो, थर्मोडायनेमिकल डेटा, thermodynamical data is a bit same लिखूं या is near to same लिखूं? is almost same with group 4। ग्रुप 4 के एलिमेंट से इनका हाइड्रोजन का जो थर्मोडायनेमिकल डेटा है वो सेम होता है। अब ये जो थर्मोडायनेमिकल डेटा है, तो ये थर्मोडायनेमिकल डेटा क्या होता है, कुछ आप लोगों को पता है इसके बारे में, कुछ आइडिया? व्हाट इज थर्मोडायनेमिकल डेटा? बेटा थर्मोडायनेमिकल डेटा थर्मोडायनेमिकल डेटा से मुराद थर्मोडायनेमिकल डेटा से मुराद आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इंथैल्पी और एंट्रोपी है। ये है थर्मोडायनेमिकल डेटा। अब थर्मोडायनेमिकल डेटा इनको क्यों कहा जाता है? देखो, थर्म का मतलब होता है हीट, यानी कि ये तमाम जो चीजें हैं, जो भी क्वांटिटीज आपके सामने मैंने लिखी हैं, ये सब थर्मोडायनेमिकल, यानी कि इनकी जो वैल्यू होती है ना, हीट वैल्यू, वो हाइड्रोजन और ग्रुप 4 एलिमेंट की कंपैरेटिवली सेम होती है। यानी कि बिल्कुल सेम नहीं होगी, कंपैरेटिव, जैसे कि इतना ग्रेडियंट आना चाहिए, इतना डिफरेंस आना चाहिए। यानी कि अगर मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की वैल्यू है फॉर एग्जांपल आईपी की 1, मिसाल दे रहा हूँ, और कार्बन की है फॉर एग्जांपल 3। अब ग्रुप 4 के एलिमेंट्स की जो आईपी वैल्यू के दरमियान डिफरेंस है, मान लो वो 2 2 का है, यानी कि कार्बन की 3 है, कार्बन के बाद सिलिकॉन होता है उसकी 5 है, सही है, 5 के बाद सिलिकॉन के बाद जर्मेनियम होता है उसकी 7 है, यानी 2 2 का डिफरेंस है। ठीक है, दोनों के अंदर 2 2 का डिफरेंस है। और हाइड्रोजन की क्या आ गई वैल्यू? 1 आ गई। तो हाइड्रोजन से 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, यानी कि वो वैल्यू ग्रेजुअली जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है। वैल्यू सेम नहीं होती, वैल्यू का जो डिफरेंस होता है ना, वो डिफरेंस किसी हद तक इस ग्रुप के कंपैरेटिव आ जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि इसको जो थर्मोडायनेमिकल डेटा होता है वो ग्रुप 4 के तकरीबन सेम होता है, यानी कि जो डिफरेंस होता है वो तकरीबन सेम होता है, बिल्कुल 100% इक्वल या सेम नहीं होता, लेकिन काफी हद तक सेम होता है। क्लियर हो गई बात? बेटा बात समझ में आई? जी सर। अच्छा, अब 4 क्या है? 4 ये कि हाइड्रोजन और सिलिकॉन, जर्मेनियम, बाकी जो ग्रुप 4 के एलिमेंट्स हैं वो ज्यादातर नॉन मेटल्स हैं। अब बोलो सर इसमें तो आपसे हो जाएगा फड्डा,
इसमें तो कंफर्म सर आपकी कुटाई है। उसकी वजह ये है कि सर आपने पिछले चैप्टर में बड़ा चीख चीख के कहा था कि कार्बन जो है सर वो कार्बन नॉन मेटल होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम मेटलॉइड्स होते हैं, और टिन और लेड जो होता है वो मेटल होता है। तो आज आप सिलिकॉन और जर्मेनियम को, जो कि मेटलॉइड है, उसको आज आप नॉन मेटल क्यों कह रहे हैं? चलें, इसको आपने नहीं कहा तो क्या आप इसको भी नॉन मेटल कहेंगे? नहीं। देखो, ये जो मैंने सिमिलैरिटी बताई है हाइड्रोजन की, वो मैंने सिलिकॉन, जर्मेनियम और कार्बन से बताई है, टिन और लेड से नहीं बताई। टिन और लेड होते मेटल ही है, उसको हटा दो। चलें सर, कार्बन भी मान लिया। ये सिलिकॉन और जर्मेनियम पे तो सर फड्डा है आपसे। इसलिए फड्डा है कि सर आपने बताया ये दोनों मेटलॉइड हैं, आज आप कह रहे हैं कि ये नॉन मेटल है। ये क्या तमाशा है? देखो, मेटलॉइड जो है ना बेटा, मेटलॉइड क्या होता है? मेटलॉइड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि मेटल और नॉन मेटल दोनों की खुसूसियात रखता है। मेटलॉइड इज अ टाइप ऑफ सब्सटेंस दैट हैज प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल। मेटलॉइड एक ऐसी चीज होती है, ठीक है? फिर आप नॉन मेटल क्यों कह रहे हैं? देखो, एक होता है आप किसी चीज को हासिल करते हो और किसी चीज को बनाते हो। हम मेटल की डेफिनेशन क्या लेते हैं? सब्सटेंस दैट कैन कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यही लेते हैं। और नॉन मेटल की डेफिनेशन क्या लेते हैं? आर सब्सटेंस दैट कैन नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यानी सारा फसाद हीट और इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन पर है। इसका मतलब यह है कि सर जब ये नॉन मेटल होते होंगे तो ये हीट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते होंगे, और जब ये मेटल होते होंगे तब ये हीट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते होंगे। आप इनको यहां नॉन मेटल लिख रहे हैं। देखो, नेचुरली सिलिकॉन और जर्मेनियम जब हमें मिलता है ना नेचुरली, तो वो नॉन मेटल होता है, वो मेटलॉइड नहीं होता। नेचुरली ये नॉन मेटल होता है, यानी कि कुदरती तौर पर ये नॉन मेटल होता है। और इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो यही होती है कि इट कैन नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बात समझ में आ रही है? जी सर। ठीक है, यानी इनको इलेक्ट्रिसिटी और हीट कंडक्ट करने का मामला जो है इनका, सिलिकॉन और जर्मेनियम का, वो हम जबरदस्ती इनके अंदर पैदा करते हैं। कुदरती तौर पर नहीं होता, हम जबरदस्ती पैदा करते हैं। ठीक है, तो ये मेटलॉइड बन जाते हैं। क्या कह रहे हो? कह रहा हूँ किस तरह करते हैं? डोपिंग करवा के। मैट्रिक फिजिक्स में चैप्टर 15 या 16 में था डोपिंग का टॉपिक। तो डोपिंग करवाते हैं तो ये मेटल बन जाते हैं, यानी कि हीट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लग जाते हैं। सर आसान अल्फाज में? आसान अल्फाज में इनके अंदर मिलावट करते हैं, इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं। एक पूरा सिलिकॉन सर का जो टुकड़ा। यहाँ पे मिलती है वो, जैसे वो कोई ट्यूब व्यूब खरीद के ले आऊँ सिलिकॉन की, उसमें से पास हो गया लेकिन तुम ट्यूब खरीद के ले आओ सिलिकॉन की, उसके बाद उसके अंदर से करंट पास कराऊँ, पास होगा? देखो, सिलिकॉन की जो ट्यूब तुम लाओगे उसमें से करंट पास नहीं होगा। अगर वो 100% सिलिकॉन है तो वो नॉन मेटल ही बिहेव करेगा, मेटलॉइड थोड़ी बिहेव करेगा। यानी कंडक्शन वाली फिनोमिना तो अप्लाई ही तब होता है जब वो मेटलॉइड की तरह बिहेव करे, यानी कि मेटल बन जाए। और उसको मेटल बनाने के लिए क्या करते हैं? मेटल बनाने के लिए उसमें डोपिंग करते हैं, यानी उसमें इंप्यूरिटी ऐड करते हैं। अच्छा, इंप्यूरिटी भी ये नहीं है कि सर मैं सिलिकॉन की ट्यूब लाया उसके अंदर चीनी मिला दी या नमक मिला दिया। इंप्यूरिटी ये नहीं होती। इंप्यूरिटी भी कुछ खास होती है, उसमें ग्रुप 3 का या ग्रुप 5 का एलिमेंट ऐड किया जाता है, एक सर्टेन क्वांटिटी में ऐड किया जाता है। बहुत ज्यादा ऐड करोगे तब भी नहीं होगा, बहुत कम ऐड करोगे तब भी नहीं होगा। एक सर्टेन क्वांटिटी में ऐड किया जाता है, उस मिक्सचर को होमोजेनाइज किया जाता है, तब बनता है ये। अलबत्ता जो तुम्हारे कंप्यूटर सर ये का, क्या कह रहे हो? करने की वजह क्या है? मतलब नॉन मेटल है तो ये करने की वजह ये होती है कि बेटा जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं ना, उनके अंदर अगर मैं मेटल पार्ट्स लगाऊंगा तो वो बहुत जल्दी कोरोड हो जाते हैं, वो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं।
लेकिन ये जो मेटलॉइड्स यानी कि सेमीकंडक्टर्स होते हैं ये इतनी जल्दी खराब नहीं होते या कोरोड नहीं होते, सही है, और इनकी कंडक्टिविटी उनके मुकाबले में अच्छी भी होती है। बात समझ में आ गई? हाँ सर। आगे चलूं? जी सर। स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया। ओके। जिन स्टूडेंट्स की पुरानी क्लासेस मिस हुई हैं, तमाम लेक्चर्स गूगल क्लासरूम पे अपलोडेड हैं और तमाम आप सब गूगल क्लासरूम पे ऐड भी हैं, तो गूगल क्लासरूम पे जाके तमाम वीडियोस को देख लीजिए। कोई भी टॉपिक, कोई भी चीज छोड़िएगा नहीं, क्योंकि मिस करेंगे तो अपना नुकसान करेंगे। मैं चीजें पढ़ा चुका हूँ। ऑब्जेक्शंस। पहला ऑब्जेक्शन और सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन S1 पे खत्म होती है और ग्रुप 4 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे कार्बन है 1s2, 2s2, 2p6, इसकी कॉन्फ़िगरेशन S पे खत्म हुई तो इसका मतलब ये बिलोंग करता है S ब्लॉक से। इसकी कॉन्फ़िगरेशन P पे खत्म हुई तो इसका मतलब ये बिलोंग करता है P ब्लॉक से। सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही आ गया, S और P का फर्क। ठीक है, इन दोनों को अगर इनके दरमियान प्रॉपर्टी सेम है तो इनके दरमियान ये ब्लॉक भी सेम होना चाहिए। एस दोनों एस ब्लॉक से बिलोंग करने चाहिए, दोनों पी ब्लॉक से। ठीक है, यस सर। हाइड्रोजन जो होता है भाई वो यूनिवेलेंट होता है और एक ही बॉन्ड बना सकता है, एक ही कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। उसके अलावा जो ग्रुप 4 के एलिमेंट्स होते हैं वो टेट्रावेलेंट होते हैं, यानी कि 4 वैलेंसी होती है इनकी। तो ग्रुप 4 के एलिमेंट 4 बॉन्ड बना सकते हैं। अगर प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी होती तो ग्रुप 4 के एलिमेंट्स भी एक ही बॉन्ड बनाते या हाइड्रोजन 4 बॉन्ड बनाता, लेकिन ना हाइड्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है ना ग्रुप 4 के एलिमेंट्स एक बॉन्ड बनाते हैं। तो इनके दरमियान जो बॉन्ड बनाने की मिकदार है वो भी डिफरेंस का हामिल है, यानी डिफरेंशिएशन है उसमें। ये एक बॉन्ड बना रहा है, ये 4 बॉन्ड बना रहा है, तो ये एक बड़ा डिफरेंस है। हाइड्रोजन जो है वो गैस है, तीसरा पॉइंट। उसके अलावा कार्बन की बात करो, सिलिकॉन की बात करो, जर्मेनियम की बात करो, ये नेचुरली सॉलिड होते हैं। नेचुरली मतलब अगर आप इनको चाहें तो लिक्विड भी बना सकते हैं, और लेकिन ये नेचुरली आपको अगर जब मिलेंगे कुदरती तौर पर तो ये सॉलिड ही मिलेंगे। उसके अलावा हाइड्रोजन की अगर बात करूं तो ये कुदरती तौर पर आपको गैस की सूरत में मिलेगी, सॉलिड या लिक्विड की सूरत में नहीं मिलेगी। इवन हाइड्रोजन को लिक्विड बनाना बहुत मुश्किल है, अब तक हम उस टेम्परेचर को अचीव करने में भी नाकाम रहे। -256 पे जाकर हाइड्रोजन जो है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होती है। हम -200 -210 तक तो अचीव कर पाए, लेकिन हाइड्रोजन को अभी तक हम लिक्विफाई नहीं कर पाए। ठीक है, इस पॉइंट में कोई सवाल? सर ये हाँ वाला सर। टेम्परेचर किया था, क्या कह रहे हो? ये वाला टेम्परेचर किस तरह अचीव किया था? माइनस। कौन सा वाला? -200 वाला? इसके मुख्तलिफ तरीके होते हैं। फैराडेज मेथड है, क्लॉसियस का तरीका है, सिंपल रेफ्रिजरेशन है,
2-3 तरीकों को मिलाकर इतना टेम्परेचर अचीव होता है। कोई भी एक तरीका करके अगर आप बोलो कि -200 पे जा सकता हूं तो ये पॉसिबल नहीं है। तो लिक्विड नाइट्रोजन का तो कम होता है ना? लिक्विड नाइट्रोजन का -196 होता है। तभी तो मैं आपसे कह रहा हूं कि हम -200 -210 तक तो चले गए, 10-20 तक, लेकिन हाइड्रोजन को अभी तक लिक्विफाई करने के टेम्परेचर तक नहीं पहुंच पाए। ठीक है सर। ठीक है। और आजकल तो वैसे लिक्विड नाइट्रोजन जो है वो कुकिंग में भी इस्तेमाल हो रही है, मतलब वो आइसक्रीम्स वगैरह बनाने में और इस तरह के जो डिजर्ट्स और ठंडी डिशेज हैं जी उनको सर। रैपिड प्रिपरेशन के लिए उनके लिए लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल हो रहा है दुनिया भर में। पाकिस्तान का मुझे पता नहीं। हाँ भाई, चौथी और आखिरी बात, हाइड्रोजन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक गैसियस फॉर्म में आपको मिलेगा, सिर्फ एक। लेकिन जो ग्रुप 4 के एलिमेंट्स हैं उनमें आपको मुख्तलिफ शक्लें मिलेंगी। वो भेस बदलने वाली आदत है इनमें। मिसाल देता हूं, डायमंड क्या है? कार्बन। ग्रेफाइट क्या है? कार्बन। कोयला क्या है? कार्बन। कोक क्या है? कार्बन। ये सबके सब कार्बन है, सबके सब। लेकिन सबके सब फिजिकली एक दूसरे से बहुत अलग है। ज्यादा किसी चीज को देखा हो आपने या ना देखा हो, लेकिन मुझे इस बात का तो पूरा यकीन है कि आपने डायमंड को और कार्बन कोयले को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा। डायमंड असली में नहीं, टीवी में देखा होगा। कोयला तो कम से कम असली में देखा ही होगा। अब जी मुझे सर। बताओ, क्या दोनों चीजों में कोई सिमिलैरिटी है? मतलब फिजिकली दोनों एक दूसरे से कितना अलग है, कितना डिफरेंस रखते हैं एक दूसरे से फिजिकली, अपीयरेंस के लिहाज से, मार्केट वैल्यू के लिहाज से। मतलब 50-60 रुपए में किलो कोयला मिलता है और 50-60 हजार में डायमंड ना मिले, वो वाला आलम है। ठीक है ना? तो फिजिकली दोनों एक दूसरे से बहुत अलग है। अब प्रॉपर्टीज की बात करें तो कोयला बड़ा सॉफ्ट होता है, आसानी से हाथ से भी तोड़ देते हैं हम। लेकिन डायमंड उसके अगेंस्ट, डायमंड बड़ा हार्ड होता है। हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होता है डायमंड, हार्डेस्ट, कुदरती तौर पर पाया जाने वाला सबसे सख्त तरीन सब्सटेंस डायमंड होता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिजिकली उनमें आंखों से देखने में दोनों में फर्क नजर आ रहा है, बल्कि प्रॉपर्टीज में भी डिफरेंस नजर आ रहा है। इस चीज को, इस फिनोमिना को हम कहते हैं बेटा एलोट्रोपी या एलोट्रोपिक। हाइड्रोजन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म में आपको मिलेगी हमेशा जिंदगी भर में, गैसियस फॉर्म। लेकिन जो ग्रुप 4 के एलिमेंट्स हैं उनकी मुख्तलिफ एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती है, एक से ज्यादा। बात समझ में आ गई? सर वो जो दूसरी तरीके के डायमंड होते हैं, वो रूबी और क्या कहते हैं, मुझे कौन सा, वो ब्लू वाला और आगे पीछे जैसे कलर वगैरह जिनके चेंज होते हैं, हम्म। वो भी मतलब उतने ही हार्ड होते हैं जितना ये नॉर्मल, ये आम जो होता है वाइट वाला, ये ट्रांसपेरेंट सा ये वाला। यार डायमंड जितने भी होते हैं ना, उनकी हार्डनेस आसपास होती है। मतलब मिसाल के तौर पर दुनिया में सबसे ज्यादा हार्डनेस जो है वो व्हाइट वाले डायमंड की है। मिसाल के तौर पर उसकी वैल्यू है 20। ठीक है। ब्लू ठीक वाला है। जो डायमंड होगा उसकी वैल्यू होगी, हो सकता है 19.6, 19.7। एग्जैक्टली सेम नहीं होगी, बहुत माइन्यूट फर्क होता है। लेकिन ये माइन्यूट फर्क भी उस हार्डेस्ट वाली वैल्यू के ना बहुत करीब करीब होता है। ठीक है। ठीक है सर।
और कोई सवाल किसी को? और कोई सवाल बेटा किसी को?